So we have next topic is parallel combination of batteries. So you have EMF, capital E1, internal resistance small r1, EMF of another battery is capital E2, internal resistance is small r, EMF of third battery is E3, internal resistance is r. जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का गुण है वो आप इस चीज को नोटिस कर सकते हो कि हमारे सामने में एक कंडक्टर है, ये सब एक कंडक्टर है, देख लीजिए एक ही कंडक्टर है ये सारा, और इन सारे एक ही कंडक्टर का वोल्टेज को सेम रहा है। अब इन सारे कंडक्टर का यदि वोल्टेज सेम है तो इन सबों के टर्मिनल के वोल्टेज को यहाँ पे हम दिखाते हैं, और वो टर्मिनल का वोल्टेज जो यहाँ दिखा रहे हैं इसको हम दिखा देंगे ए। सिमिलरली एक और मेटल पकड़ रहे हैं और ये मेटल वो है, देखो सब आपस में कनेक्टेड, ये सब एक ही मेटल है, यानी कि इन सबों का भी वोल्टेज सेम रहेगा, और जो इन सबों का वोल्टेज सेम रहेगा तो इसको भी हम इस एक पॉइंट का रेफरेंस मानते हैं और इसको बी कहते हैं। सो यहाँ पे फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन का गुण ही यही होता है। सिंस बैटरीज आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, they are in parallel combination, VT1 is equal to VT2 is equal to VT3 is equal to VA minus V। बोलो समझ में आया कि नहीं? Yes. सब का टर्मिनल वोल्टेज सेम है, टर्मिनल मतलब दो किनारा, एक ये और एक ये, VA माइनस VB, यहाँ पे दो किनारा एक ये और एक ये, VA माइनस VB, यहाँ पे भी दो एंड फिर से VA माइनस VB, तो सबका सेम है तो इसको सिंपली हम VT से रिप्रेजेंट करते हैं। VT इज सेम, बट यू नो दैट VT, हाँ अब क्या, यदि आप इस सेटअप को करंट I सप्लाई करते हो, सो मान लीजिए इस सेटअप को हम करंट I सप्लाई, तो ये करंट I अब वास्तव में तीन हिस्से में बटेगा, उसको रास्ता मिल गया। पहलका बैटरी में I1 जाएगा, दूसर का बैटरी में I2 जाएगा, और तीसर का बैटरी में I3 जाएगा। फिर ये तीसरका से I3 निकलेगा, फिर दूसरका से I2 निकलेगा, और पहलका से I1 निकलेगा, और तीनों जमा होकर के यहाँ फिर से बन जाएगा I। कहने का मतलब करंट I which is passing through each battery is nothing but I1 means current passing through the
setup of battery I is actually I1 plus I2 plus I. यही तो होता है हमेशा ही पैरेलल कॉम्बिनेशन का गुण कि करंट आपस में इस तरह से जुड़ जाता है I1 प्लस I2 प्लस I3 और टर्मिनल वोल्टेज का मान आपका जो है सो सेम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे पास होगा पहला बैटरी से I1, दूसरा बैटरी से करंट पास होगा I2 और तीसरा बैटरी से करंट पास होगा I। सो आई कैन राइट टर्मिनल वोल्टेज, द वैल्यू ऑफ टर्मिनल वोल्टेज, द वैल्यू ऑफ टर्मिनल वोल्टेज VT पहला वाला से लिखेंगे E1 माइनस I1 इंटू R1, गौर से, और दूसरा वाला से VT इज इक्वल टू लिखेंगे, फिर से टर्मिनल वोल्टेज सबका सेम है लेकिन यहां लिखेंगे E2 माइनस I2 इंटू R2। ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है? यस सर। अगला लिखाओ, अगला लिखाओ। BT is equal to E3 minus I2 R3. E3 माइनस I3 R3, देख लीजिए आगे। लेकिन यहां से हम I1 का मान कहेंगे, I1 का मान क्या हो, I1 R1 को RHS में कर, तो लिखेंगे I1 इज इक्वल टू E1 बटा R1 माइनस टर्मिनल वोल्टेज बटा R। देख लो I1 का मान देखो, ठीक है कि गड़बड़ है? सही है सर। एक विद्यार्थी लगा सही है, बाकी सब क्या कर रहा है? ठीक है सर। सही है। बाकी लोग? यस सर। कुछ लोगों को तो मतलब ही नहीं रहता है, सर पूछते हैं चिल्लाते हैं भाई। सही है सर। सही है, चलिए कुछ लोग और बोल दिए। सही है सर। तो I2 का मान बताइए। E2 by R2 E2 by R2 BT by R2 सेम टर्मिनल वोल्टेज बाय R। नेक्स्ट I3 E3 by R3 E3 by R3 minus V3 by R3 minus V2 by R3 माइनस VT बाय R3। चलिए ये हो गया। बेसिकली हमको लिखना है करंट I का, एंड यू नो करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड दिस इज इक्वल टू, गौर कीजिएगा RHS में भी अभी निकाले हैं, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 माइनस VT कॉमन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R। दिस इज करंट I। सबको दिखा? करंट I E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R minus VT into 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R। Fine. Again, we will draw now an equivalent setup. मतलब ये 3 के बजाय अब 1 के बैटरी। तो चलो भैया एक बैटरी को ड्रॉ करो, कहेंगे यही बैटरी जो है इन तीनों का इक्विवेलेंट, ये उस तीनों का इक्विवेलेंट कहलाएगा। और यदि उस तीनों का इक्विवेलेंट कहलाएगा तो इसका भी फिर से हमको ईएमएफ दिखाना होगा। So this is capital E equivalent. This is small r equivalent. And of course, I will pass the same amount of current I, जो कि उस तीनों में मिल करके जा रहा है, इसमें अकेले जाएगा, ये सेम I जाएगा। एंड ऑफ कोर्स यदि जो कि इक्विवेलेंट बैटरी का फॉर्मूला है कि सेम करंट पास होने पर सेम टर्मिनल वोल्टेज, इस बार फिर से टर्मिनल वोल्टेज के लिए D लाने की जरूरत नहीं, खाली एक पॉइंट A और एक पॉइंट। सो नाउ आई एम राइटिंग फॉर इक्विवेलेंट सेटअप।
ये जो आपने काम किया, ये काम था आपका, क्या कहते हैं, तीनों बैटरी का जो कॉम्बिनेशन था उसके लिए। ये सारा कैलकुलेशन जो हम दिखाए, ये कॉम्बिनेशन थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन का तीनों के। अब जो हम काम करने वाले हैं, वो काम हम करने वाले हैं फॉर इक्विवेलेंट बैटरी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म इक्विवेलेंट बैटरी? इक्विवेलेंट बैटरी का मतलब जो तीनों मिलके काम कर रहा था वो करेगा। तो इक्विवेलेंट बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज Vt इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। बोलो, इस फॉर्मूला में किसी को कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. एकदम सिंपल है, इसमें तो कुछ है नहीं ऐसी समस्या। ओके, सो आई कैन नाउ राइट आई इज इक्वल टू, जरा आई का मान लिखाइए। I का मान सर I1. इक्विवेलेंट माइनस VT by R इक्विवेलेंट कैपिटल ई इक्विवेलेंट by R इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट minus UT माइनस बीटी by R equivalent. बाय आर इक्विवेलेंट। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या लगता है, मिला जो खोज रहे हैं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Clear. अभी नहीं मिला ऊपर से सर। मगर ध्यान रहे, कभी भी ये नहीं कहना कि दोनों को सॉल्व करने के फिराक में मत पड़ना कि सर एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, सॉल्व करके निकाल देंगे। ये सॉल्व करके निकल ही नहीं सकता। एक के बाद लिखेंगे फिर से कंपेयरिंग। कंपेयर करके क्या लिखने वाले हैं? E equivalent by R equivalent is equal to E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 बहुत बढ़िया। अगला और 1 by R equivalent equal to 1 by R1 1 plus by 1 R plus 1 by R3. बस, बहुत बढ़िया। ये था आपका पैरेलल कंपेयर। देखिए, यदि आप कंपेयर नहीं करोगे और सोचोगे कि हम मैथमेटिकली सॉल्व करें तो संभव नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। बस हम बार बार इस चीज को बोल रहे हैं कि यही एक छोटा सा मिस्टेक होता है। विद्यार्थी सोचता है सर तो बड़ा बढ़िया से पढ़ाए थे, 4 लाइन में 5 नंबर का डेरिवेशन कर दिए। अरे यहाँ पे पहुंचने के बाद आप सोचते हो कि सॉल्व करके निकालें, ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इतना होगा, या सॉल्व करके निकाले, इसमें से पहला इक्वेशन में से दूसरा को घटा देते हैं, पहला में से इसको जोड़ देते हैं। तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास आई का टर्म अननोन है और ये ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट का टर्म दूसरा अननोन है और 1 बाय आर इक्विवेलेंट का टर्म तीसरा अननोन है। आपको एलिमिनेट VT भी करना है, आप नहीं कर सकते हो, किसी भी हालत में नहीं होगा, लजबजा के मर जाओ। इस बात को बार बार हम स्ट्रेस दे रहे हैं कि आप डायरेक्ट इस तरह से लिखने के बाद यही एक तरीका है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सबको ले लिए? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ठीक है, पिछला वाला लिए थे पेज 3? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये ले लिए थे ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ये सो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो फाइनली हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन A एंड B या 1 एंड 2, कुछ ऐसे। सो हम 2 इक्वेशन फिर से आपको हाईलाइट कर। सो पहला इक्वेशन है ये एक इक्वेशन है और ये दूसरा है। सो इसको लिखते हैं इक्वेशन 1 और इसको लिखते हैं इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को हम कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करके लिखाइए। क्या लिखने वाले हैं? सर E equivalent by R equivalent is equal कैपिटल E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R1 E1 plus E2 plus E3. E1 बाय R1 प्लस E by R2 E2 बाय R2 प्लस E3 plus E3 बाय R3 और दूसरा R 1 by R equivalent 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R1 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। एक स्क्वायर दिखा लाल वाला रेक्टेंगल। Yes, sir. क्या तो बैटरी है इसमें? तीन तो sir. तीनों। ठीक है, ये तीनों अभी किसमें है? Series. सीरीज में है। तीनों को पैरेलल में कीजिए और तीनों का इक्विवेलेंट दीजिए। चलिए देखिए अब साहब, 1 बाय आर इक्विवेलेंट
इज इक्वल टू 1/R1, R1 का मान कितना 0.1 0.1 प्लस 1/R2, R2 का मान कितना 0.2 0.2 प्लस 1/R3, R3 का मान कितना 0.1 0.1 0.1। एक को 0.1 से भाग दीजिए 10 हो जाएगा, एक को 0.2 से भाग दीजिए 5 हो जाएगा, एक को 0.1 से भाग दीजिए 10 हो जाएगा। तो 10 10 20 5 25 हो गया। 1/R इक्विवेलेंट इज 25, इसलिए R इक्विवेलेंट इज 1/25। 1/25 ऊपर में 100 लाओ, 25 चौके ऊपर में 100 लाने के लिए 0.0 लाना होगा, फिर 4 से भाग देना। हो गया, क्या आ गया R इक्विवेलेंट का मान। हाँ नव्या सही है बेटा। सो ये था आपका R इक्विवेलेंट का 0.4। अब सबको ध्यान दीजिए, आंसर भेजने में कोई फायदा नहीं है, अब उसके दिमाग मत लगाइए। हाँ श्रुति ये वाला ठीक है, हाँ आइडेंटिकल बैटरी वाला सही की श्रुति। ध्यान दीजिए अब इधर, ये था R इक्विवेलेंट का मान 0.04 ओम। अब निकालेंगे E इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट उसके बाद ही निकलेगा, E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट का मान है 0.04 इज इक्वल टू E1/R1। E1 का मान है 5 और R1 का मान है 0.1 प्लस E2 का मान है 3 और R2 का मान है 0.2 प्लस इसका मान है 2 और इसका मान है 0.1। 5 को 0.1 से भाग दिए, बेसिकली वो 10 से गुना हो गया, ये हो गया 50 प्लस ये 5 से गुना हो गया, ये हो गया 15 प्लस ये 10 से गुना हो, ये हो गया 20। तो 50 20 70 और 10 80 5 50, ये हो गया 85 E इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट का मान आ गया क्या 85 इंटू 0.04, 85 दूनी 170 दूनी 340, 2 अंक के बाद दशमलव शिफ्ट हो जाएगा, 3.4 वोल्ट हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए सर। ठीक। नाउ वी विल सी इफ n आइडेंटिकल बैटरीज आर प्रेजेंट, तब क्या होगा। अभिषेक थोड़ा गड़बड़ हो गया बेटा। फॉर n आइडेंटिकल बैटरी, when n identical batteries are connected in parallel, if n identical batteries are connected in parallel, batteries are connected in parallel। चलिए भैया इसका कहानी एकदम सिंपल है, आप लिख चुके हो क्या 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। क्या कर रहे हैं, एक के चीज बार लिख रहे हैं, R1 R2 R3 नहीं, सब एक के है। क्या बार लिखेंगे, इस तरह से n बार लिखेंगे, n बार, और जब n बार लिखेंगे तो सब टोटल हो जाएगा n/R, इसलिए क्रॉस करेंगे। एक दो स्टूडेंट n/R हमको दे दिया आंसर, गलत। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू स्मॉल r डिवाइडेड बाय n, वेरी सिंपल। अब लिखेंगे E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट इज E1/R1 यानी कि E/R प्लस E2/R2, फिर से E/R, फिर से E3/R3, ये भी हो जाएगा E/R, और यही चीज आप फिर करते चले जाएंगे, क्या बार n बार, तो ये हो जाएगा n इंटू E डिवाइडेड बाय R। मगर ध्यान दीजिए R इक्विवेलेंट का मान है स्मॉल r बटे n, तो यहां से लिखेंगे E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट स्मॉल r बटा n। तो ये देखो, ये नीचे से नीचे में n है, ये नीचे से ऊपर चढ़ जाएगा, और ये हो जाएगा n इंटू E इक्विवेलेंट बटा R इज इक्वल टू n इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाय R। एंड ऑफ कोर्स यू कैन कैंसल दीज n विथ LHS RHS का n कट गया, LHS RHS का R कट गया, इसलिए E इक्विवेलेंट EMF is nothing but EMF of 1/2। आइडेंटिकल बैटरी के लिए ये लागू। आइडेंटिकल बैटरी में केवल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान घटता है और EMF वही रह जाता है। स्क्रीनशॉट ले लिए सर। बढ़िया, ले लिए सर। सबको ले लिया। यस सर। ठीक, इस सवाल में हम लोगों को मुख्यतः रेसिस्टर और कैपेसिटर दोनों से मिला के एक नेटवर्क बना हुआ है, और हम उस दोनों को मिला करके जो नेटवर्क बना है उस तरह का क्वेश्चन आता है, आपका नीट में भी आता है और आपका मेंस में भी आता है।
तो हम लोग उसको जो है सो सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस तरह कैसे बनाया जाता है इस तरह का सवाल। और इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको आना ही चाहिए, नहीं तो सर्किट में जब रेसिस्टर और कैपेसिटर दिखेगा तो पहला रिस्पॉन्स होगा बस ये तो कॉम्बिनेशन सर्किट है, आरसी सर्किट है। आरसी सर्किट तो सर पढ़ाए नहीं है, दो चार गाली उस समय परीक्षा के समय हम ही को दे दोगे और उसके बाद जो है उसको अटेम्प्ट भी नहीं लोगे। जबकि इस तरह का सवाल जो है ये आरसी सर्किट वाला सवाल नहीं है, टाइम कांस्टेंट वाला सवाल नहीं है, बल्कि ये 2 मिनट में बनने वाला बहुत इजी सवाल है, डीसी सर्किट का सवाल है। आइए हम पहले फिगर बना के दिखा। सो वी हैव resistor 3 ohm here, then another resistor 3 ohm here, and after that here I have got a battery is 15 volt, 15 वोल्ट का बैटरी है। और यहाँ पे कनेक्शन के लिए फिर एक रेसिस्टर दिया है 3 वोल्ट 3 ओम सॉरी, और यहाँ पे एक कैपेसिटर दिया हुआ 3 माइक्रोफैराड, कैपेसिटेंस इज 3 माइक्रोफैराड, ध्यान दीजिएगा। अब फिर एक रेसिस्टर है यहाँ 3 ohm, and then I have got another resistor that is 3 ohm and they are connected like this, और यहाँ से इस तरह से जुड़ा है। देख लीजिए फिगर सबको दिख गया? Yes, sir. ठीक। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना होता है, ये ध्यान देना है कि इसको देख के घबराना नहीं है। सर ये तो आरसी सर्किट आ गया, ये तो सिलेबस में नहीं था, दो चार बात इस तरह का एक्स्ट्रा कमेंट करके नेगेटिविटी दिमाग में लाके इसको अटेम्प्ट नहीं ले, ऐसा एकदम नहीं होने दीजिएगा। बेसिकली इस तरह का सवाल आता ही है नेटवर्क में, जिसमें कि कैपेसिटर और रेसिस्टर दोनों रहेगा। आपको अब समझना है कि जब कैपेसिटर सर्किट में जुड़ा रहता है तो क्या उससे करंट फ्लो होता है, ये पहला क्वेश्चन है, इसको एकदम ध्यान दीजिए। कैपेसिटर सर्किट में जुड़ा होता है, डीसी सर्किट में, डीसी सर्किट हम लोग एसी तो पढ़ते ही नहीं है, एसी तो एकदम लास्ट में पढ़े। डीसी सर्किट में जुड़ा होता है। जब कैपेसिटर डीसी सर्किट में जुड़ा होता है तब, जब कैपेसिटर डीसी सर्किट में जुड़ा होता है तब क्या उससे करंट फ्लो होता है, ये क्वेश्चन है। और इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ जुगाड़ नहीं है। हालांकि हम इसका आंसर इस तरह से डायरेक्ट भी नहीं लिखते हैं, बल्कि हम लिखते हैं कि सर्किट को कनेक्ट करने के दौरान या कनेक्ट करने के बाद मिली सेकेंड के लिए, मतलब 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए थोड़ा सा चार्ज फ्लो करता है और कैपेसिटर को चार्ज कर देता है। लेकिन सामान्यतया ऐसा नहीं है। तो कहते हैं हम इसको आइडियल आंसर जो है सीधा सीधी हम बोल दिए कुछ करंट पास होगा, करंट पास होने के लिए तो सर्किट को क्लोज होना चाहिए, यहाँ तो बीच में हवा है, कोई करंट पास नहीं, यही बात। लेकिन हम इसको आइडियल आंसर जिसका हमको लिखना चाहिए वो लिखते हैं, जब कैपेसिटर को डीसी सर्किट से जोड़ते हैं तब बहुत छोटे समय के लिए, स्मॉल इंस्टेंट पे कैपेसिटर में चार्ज फ्लो करता है, और ध्यान दीजिए, और उसमें पॉजिटिव तथा नेगेटिव चार्ज तथा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाता है, तथा उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़े से समय के लिए ये बैटरी का पॉजिटिव हिस्सा है, ये बैटरी का नेगेटिव हिस्सा, ये फ्लो होता है, यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाए और यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज जमा हो जाए। तो आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मच इज चार्ज प्लस क्यू या ऑफ कोर्स माइनस क्यू, जो चार्ज प्रेजेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज जमा है प्लस क्यू और कितना नेगेटिव चार्ज जमा है माइनस क्यू, ये भी पूछ सकता है। या आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है सो आपका एनर्जी भी होगा, और वो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में यदि एनर्जी होगा, दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, तो यहाँ पे एनर्जी यू का मान भी आपसे पूछ सकता है।
कोई बड़ी बात नहीं, मगर अभी फिलहाल ये क्वेश्चन में नहीं है। इस क्वेश्चन में है कि व्हाट इज वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। ऑफ कोर्स एक बार आपको वोल्टेज ही पता होना चाहिए। एक बार यदि वोल्टेज पता चल गया तो Q का मान हो जाएगा C इंटू V, चार्ज मिल जाएगा, और U का मान हो जाएगा हाफ CV²। तो आपको एनर्जी भी मिल जाएगा क्योंकि वोल्टेज यदि आपको पता है तो। बहुत सिंपल सवाल। तो यहाँ पे रूल ये बताया आपको कि किसी भी केस में कैपेसिटर के दो प्लेट में चार्ज जमा होगा मगर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट नहीं होता है। जब कैपेसिटर को डीसी सर्किट में जोड़ते हैं तो बहुत छोटे समय के लिए, ये छोटा समय का मतलब होता है टाइम ऑफ ऑर्डर 10 का पावर -3 सेकेंड। अब ये -3 सेकेंड इतना छोटा समय है कि आपको पता ही नहीं चलता, और आप इसको नेग्लेक्ट मार देते हो, कहते भाऊ कुछ नहीं, बस उतने छोटे से समय के लिए करंट फ्लो। और जब करंट फ्लो नहीं हुआ तो अब आप इसको कैसे बनाइएगा, बहुत इजी है। अब आप एक काम कीजिए, इस पॉइंट को ले लीजिए A और इस पॉइंट को ले लीजिए B, और ध्यान दीजिए कैपेसिटर से यदि करंट फ्लो नहीं हो रहा तो कैपेसिटर के सीरीज में एक तो 3 ओम का रेसिस्टर है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो ये Yes, sir. 3 ओम का रेसिस्टर से भी करंट पास नहीं हुआ, ये वाला 3 ओम, इसको देखो, ये कैपेसिटर से यदि करंट पास नहीं हो रहा है तो ये 3 ओम से भी करंट पास नहीं हो रहा, ये देखो। तो यहां तक जहां तक हम शेड किए इसको हटा दो, गायब कर दो, गायब करके एक नया सर्किट बनाओ, और नया सर्किट बना के सॉल्व करो, और सॉल्व करके A और B को दिखाओ, और फिर A और B का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। ट्राई करोगे? इसको होमवर्क दे दें आप? Yes, sir. अब बन जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली ये पोर्शन को पूरा काट के हटा, और जब आप इस पोर्शन को पूरा काट करके हटा रहे हो ये पूरा पोर्शन आपका कट जाए, कट के गायब हो जाए। दिस इंटायर पोर्शन इज नाउ आउट, इसको काट के गायब करो, और बाकी जो सर्किट है उसमें 2-3 को रेसिस्टर है, निकाल लेंगे। लेकिन निकालने के बाद पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना होगा। ओम का नियम लगेगा और निकल जाएगा, ये दोनों कट के ही हवा में आ जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये पूरे हिस्सा कट जाएगा। या चलो हम नया सर्किट बना ही देते हैं। तो ये है आपका 3 ओम, यहाँ पे बिंदु A, यहाँ पे है आपका 3 ओम, फिर यहाँ है आपका 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, अब फिर यहां से चला फिर 3 ओम, और इन दोनों को एक करो, इसको बैटरीज जोड़ दो। करंट निकल गया सर। करंट निकल गया, वोल्टेज निकालो। बेसिकली करंट निकालने से काम नहीं चलेगा, तुमको ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। तो ओम के नियम से होगा, इसमें कुछ करंट जाएगा I1 और इसमें कुछ करंट जाएगा I2। तो लिखेंगे VA माइनस VB इज इक्वल टू I1 इंटू 3 ओम प्लस I2 इंटू 3 ओम, यही होगा आंसर। चलो स्क्रीनशॉट लो, अब घर में कर लेना फिर से।